हिमाचल मुख्यमंत्री सुक्खू दिल्ली के दौरे पर हैं। सीएम अपने इस दौरे के दौरान वित्तीय मुद्दों को लेकर निर्मला सीतारमण के साथ बैठक करेंगे। साथ ही हिमाचल को स्पोर्ट्स हब बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री हिमाचल में टूरिज्म के साथ साथ स्पोर्ट्स हब पर भी विशेष ध्यान देते नजर आ रहे हैं। हिमाचल के सीएम सुक्खू से जी मीडिया ने खास बातचीत की है, एक बार सुन लीजिए। मेरे साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। बातचीत करेंगे। को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही है सरकार। आइस रिंग खोलने की बात हो रही, क्या कुछ प्लान है? नहीं, अभी हम स्पोर्ट्स की जो इक्विपमेंट्स है, स्पोर्ट्स से संबंधित टाइम्स ऑफ इंडिया की एक प्रदर्शनी थी जिसमें मैं, टेक्निकल मिनिस्टर सुंदर ठाकुर जी और एमपी साहब हमारे अनुराग शर्मा जी गए। हमने ये पाया कि हिमाचल प्रदेश में स्पोर्ट्स टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जाए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में 4 आइस स्केटिंग रिंक निर्माण करने का सरकार ने बजट स्वीकृत किया है। धर्मशाला आइस स्केटिंग रिंक का काम शुरू हो चुका है। मनाली में आइस स्केटिंग रिंक का काम शुरू हो चुका है। शिमला के आइस स्केटिंग रिंक का काम हम शुरू करने जा रहे हैं। नदौन में इंडोर स्टेडियम बन रहा है। कटासनी के इंडोर स्टेडियम के लिए मैंने 10 लाख करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिया है। हमारे घुमारवीं के इंडोर स्टेडियम के लिए हमने पैसा स्वीकृत किया है। कोटखाई में हमने पैसा, जुब्बल कोटखाई में पैसा स्वीकृत किया है। हरोली में पैसा स्वीकृत किया है। किन्नौर में पैसा स्वीकृत किया है। सब जगह हमने पैसा स्वीकृत किया और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि जो भी पैसा हमने स्वीकृत किया है वो स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, ताकि युवाओं को खेलों में रुचि बढ़े। जब उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तभी रुचि बढ़ेगी। अभी तक तो हमें प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा नहीं पाए। हमारी सरकार ने इस दिशा में काम करना शुरू किया है। और इसके अलावा आप यहाँ पहुँचे हैं, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात वगैरह, क्योंकि कई चीज़ें चल रही हैं। नहीं, मैंने निर्मला सीतारमण जी से टाइम मांगा था, अभी उसका टाइम नहीं मिला है। बाकी जैसे ही टाइम मिलेगा उसके बाद मैं टाइम लेकर चलूँगा। दिल्ली में राहुल गांधी जी ने भी प्रोटेस्ट किया, तमाम चीज़ें हुई। पेपर लीक को लेकर सरकार कानून लेकर के आई है, किस तरीके देखते हैं? यहाँ लाठीचार्ज भी हुआ। जो भी स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज हुआ बड़ी गलत बात है। युवा साथी थे और अपनी मांग रख सकते थे, और युवाओं का जो जोश और होश होता है इसी प्रकार का होता है, इसको समझना चाहिए। छात्र राजनीति से हम निकले हैं तो उन्होंने ठीक प्रोटेस्ट किया। उनको लगा कि जो चीज़ गलत है उसके साथ है, और राहुल गांधी जी जो उनकी आवाज़ बनकर उभरे, उसने पूरे प्रदेश में युवाओं को इकट्ठा किया। धन्यवाद करने के लिए। तो ये थे ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिन्होंने हमसे बात में कहा कि हिमाचल प्रदेश को स्पोर्ट्स हब किस तरीके से बनाना है उसको लेकर के चर्चाएं चल रही हैं। निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की जाएगी। दिल्ली से कैमरामैन सौरभ के साथ नितिन दीवान, जी मीडिया। सुक्खू सरकार में जल्द बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान से मुलाकात कर सकते हैं। इस बैठक में कैबिनेट विस्तार, मंत्रियों के विभागों में फेरबदल और विधानसभा के डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे को लेकर प्रदेश के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। प्रदेश सरकार में फिलहाल कैबिनेट मंत्री का एक पद खाली है। कांग्रेस हाईकमान की मंजूरी के बाद इस पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले उनकी ताजपोशी हो सकती है। चर्चा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खाली पद भरने के साथ एक मंत्री को हटाने पर भी विचार कर रहे हैं। हालांकि इस पर अंतिम फैसला कांग्रेस हाईकमान से चर्चा के बाद ही होगा। यदि ऐसा होता है तो कैबिनेट में 2 नए चेहरों को शामिल करने की संभावना बन सकती है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी नितिन धीमान जुड़ गए हैं। नितिन, क्या कुछ जानकारी है? बताया जा रहा है कि दिल्ली दौरे पर सीएम पहुंचे हुए हैं, अलग अलग फैसले लिए जा सकते हैं, 2 नए चेहरे भी सामने आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर हम बात करें तो इसको लेकर लगातार कल शाम को ही सीएम दिल्ली पहुंच चुके थे और अभी एक कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। ये जानकारी मिल रही कि हो सकता है आज शाम तक आला कमान से मुलाकात हो और उसमें कई चीज़ें, क्योंकि इसके ऊपर चर्चा हो सकती है। जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि अब भाजपा ने बिगुल बजा दिया है कांग्रेस सरकार के खिलाफ, तो आगे किस तरीके से आगे बढ़ना है। और दूसरी बात, कैबिनेट का एक पद खाली है, काफ़ी समय से खाली है। अब उसको भरना है या नहीं भरना है, ये चर्चा की जा सकती है। दूसरा, कैबिनेट मंत्रियों का एक रिपोर्ट कार्ड बनाया गया था, ऐसी जानकारी सामने आई थी सूत्रों से। तो इस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर
कुछ कैबिनेट में फेरबदल की संभावना जताई जा रही है। कुछ बड़े पद जिनके पास है उनसे लेकर के दूसरे को दिए जा सकते हैं और कुछ मंत्रियों को हटाने की बातें भी सामने आ रही थी, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण साधने की भी कवायद है। हिमाचल प्रदेश में आमतौर पर अपर हिमाचल, लोअर हिमाचल, वहाँ से कितने आते हैं, लोअर से कितने हैं, हम कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर की बात कर लें या फिर हम शिमला, कुल्लू या सिरमौर, शिलाई की बात कर लें, तो तमाम चीज़ें हैं जी। उस हिसाब से भी, क्योंकि अभी जो विधानसभा के जो उपाध्यक्ष थे विनय कुमार, उनको बना दिया गया है कांग्रेस का प्रदेशाध्यक्ष, तो विधानसभा के उपाध्यक्ष का पद भी खाली है और अभी मानसून सेशन आना है, उससे पहले हो सकता है कि उपाध्यक्ष पद कर किसी के नाम की मुहर लग सकती है। और इसके साथ साथ जो सियासी समीकरण आप प्रदेश में चल रहे हैं उसको लेकर के भी चर्चाएं की जा सकती हैं, क्योंकि अभी सेशन चल रहा है तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम कांग्रेस के आला कमान जो लीडर हैं केसी वेणुगोपाल दिल्ली में मौजूद हैं, तो आज हो सकता है मुलाकात हो। और इसके साथ साथ कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करनी है, निर्मला सीतारमण से मुलाकात करनी है, वक्त मांगा हुआ है, हो सकता है कल मुलाकात हो जाए, आज शाम को मुलाकात हो जाए जी। और भी हिमाचल के जिस तरीके से रोड के प्रोजेक्ट्स हैं, अभी मानसून में कई रोड बह गए हैं, तो उसको लेकर के हो सकता है नितिन गडकरी से भी मुलाकात करें, तो तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा की जा सकती है। और ऐसे में आगे प्रदेश को किस तरीके से बढ़ाना है और राजनीतिक समीकरण देखते हुए कैबिनेट में विस्तार या बदलाव करना है, इस पर भी चर्चा हो सकती है जी। नितिन, आपने सीएम से बातचीत भी की है, उन्होंने स्पोर्ट्स हब बनाने की बात कही है, ये मुख्य मांग लेकर वो दिल्ली दौरे पर पहुंचे हैं, तो टूरिज्म के साथ साथ स्पोर्ट्स हब खोलना, ये किस तरीके से इसको देखा जा सकता है? क्या नौजवानों के लिए यह अहम कदम माना जा सकता है? देखिए, हिमाचल में जो स्पोर्ट्स होता है वो अपने आप में यूनिक है और उसके लिए लोग आमतौर पे स्कॉटलैंड या अन्य जगह जाते हैं, स्विट्जरलैंड तक जाते हैं जहाँ पहाड़ हो बर्फ़ के। इसमें चाहे हम बात कर लें, पैराग्लाइडिंग की बात कर लें या एडवेंचर टूरिज्म होते हैं, आइस स्केटिंग रिंक होते हैं, तमाम ऐसी चीज़ें जिनके लिए लोगों को विदेश जाना पड़ता है। तो उस लिहाज से ये सरकार ने सोचा है कि क्यों ना यहीं पर विस्तार किया जाए, ताकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म घूमने के लिए लोग आते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स के लिए भी आए, एडवेंचर के लिए, क्योंकि ज्योग्राफिकल कंडीशन देखते हुए क्रिकेट या कुछ बड़े मैदान जिस चीज़ों के होते हैं वो डेवलप नहीं किया जा सकता, लेकिन ये चीज़ें जो है ये डेवलप हो सकती हैं, तो क्यों ना इनको डेवलप किया जाए। इसके लिए 5 से 7 आइस रिंक बनाने की बात हो रही है जहाँ पर टूर्नामेंट भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ पैराग्लाइडिंग से लेकर के तमाम चीज़ें, ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर की जा रही हैं। ठीक है नितिन, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तमाम जानकारी दी। तो हिमाचल के कई मुद्दे इस बार संसद में उठाए जाएंगे, इनमें से पहाड़ी इलाकों में एयर एम्बुलेंस कनेक्टिविटी के मुद्दे से लेकर अटल टनल से भेड़ पालकों को निकालने की जगह का मुद्दा भी उठाने की बात कही जा रही है। साथ ही पेपर लीक और मॉनसून पर हिमाचल भाजपा सांसद प्रोफेसर सिकंदर का क्या कुछ कहना है, ये आपको सुना देते हैं। हिमाचल से भाजपा सांसद प्रोफेसर सिकंदर बातचीत करेंगे। सर, आप हमेशा हिमाचल के कई मुद्दे उठाते हैं, इस बार कौन कौन से मुद्दे लगाने जा रहे हो आप? नितिन जी, अब हाउस पिछले कल से ही चलना शुरू हुआ है और मुद्दे तो बहुत हैं, चाहे ट्राइबल एरिया से संबंधित हों, चाहे दूसरे आम लोगों से संबंधित हों, चाहे युवाओं से संबंधित हों, महिलाओं से संबंधित हों। हर वर्ग के मुद्दे समय पर जब भी सेशन होता है, संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी, मैं उठाता रहता हूं। और संसद जो है वो पिछले कल से सुचारू रूप से शुरू हुई है, तो आने वाले जो 13 अगस्त तक जो सेशन चलेगा उसमें अलग अलग जो मुद्दे हैं, युवाओं के मुद्दे हैं, महिलाओं के हैं, ट्राइबल एरिया के हैं, नॉन ट्राइबल एरिया के हैं, उनको मैं प्रयास करूंगा कि संसद के माध्यम से मैं उठाऊं और उनका उचित समाधान करवा सकूं। ट्राइबल एरिया की बहुत पुरानी समस्या है, ना एयर एम्बुलेंस पहुंच पाती है, अटल टनल से भेड़ पालक नहीं जा सकते, क्या वो मुद्दा रखा जाएगा? जी, मैं इस बार मन में है कि जो जब 6 महीने जो ट्राइबल एरिया कटा रहता है, वहाँ पर अगर कोई गंभीर रूप से बीमार हो जाए तो उनको लिफ्ट करने की कोई जो है वो साधन नहीं रहता है, तो उन लोगों ने मुझे बताया था और मैं संसद के अंदर इस मुद्दे को जब मौका मिला तो मैं उठाऊंगा, ताकि उनको इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए गंभीर बीमारी में सरकार की ओर से एयर एम्बुलेंस सुविधा प्रदान की जाए। ऐसा मुद्दा मेरे दिमाग में है और उसको आने वाले समय में उठाऊँगा। और भेड़ पालक भी जो हैं, जिनको जो साच पास है वहाँ पर 6 महीने बंद रहता है और भारी नुकसान उनको जानमाल का होता है, तो उसके लिए भी कोई समाधान जो है वो माननीय गृह मंत्री जी और दूसरे मंत्रियों संबंधित विभागों से, मंत्रालय से बात करके जो उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे।
पेपर लीक पर नया कानून आ गया, आप तो खुद शिक्षाविद हैं, कितना फ़ायदा होने वाला है? विपक्ष तो कह रहा कोई फ़ायदा नहीं। देखिए, ऐसे विपक्ष का काम है विरोध करना, लेकिन मैं कहता हूँ कि लॉजिकल विरोध होना चाहिए। अगर सचमुच ऐसा लगता है तो बिल तो उनके साथ ही पास हुआ है, और मुझे ये लगता है कि जो खामियां पहले थी, ऐसे तो इतनी नहीं थी, जो अनफेयर मीन्स जो एक्ट था पहले, उसको और स्ट्रॉन्ग बनाया गया है ताकि आने वाले समय में जो लीकेज की ऐसी घटनाएं होती हैं वो ना हो, और युवा जो मेहनत करते हैं उनको मेहनत का फल मिले। मोदी सरकार ने पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है ये बिल पास किया है, और मैं मोदी जी को और पूरी सरकार को इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। हिमाचल में फिर से मानसून का सीजन आ गया है। हिमाचल सरकार कह रही है कि केंद्र हमारी हाथ नहीं पकड़ रहा जी, पहले के पैसे नहीं दिए, दोबारा मानसून आ गया है। देखिए, ऐसे है, जब भी सरकार कोई पैसा रिलीज करती है तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के तौर पर, जब दूसरी इंस्टॉलमेंट तभी होती है जिसके लिए पैसा दिया है उसका सदुपयोग हो रहा है नहीं हो रहा है, उसका यूसी आया नहीं आया। ये आप प्रदेश सरकार से पूछें तो मुझे लगता है कि जब वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हुई, सेकंड इंस्टॉलमेंट का आप यूसी नहीं देंगे तो कैसे वो आगे रिलीज करेगा। ये प्रदेश हो चाहे केंद्र हो, यही नियम है, और इस नियम के अनुसार जो है केंद्र जो है वो भारी जो है वो उनका जो है वो सहयोग कर रहा है। आने वाले समय में भी सभी सरकारों का केंद्र की ओर से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, सबका सहयोग करती है। दिल्ली से कैमरामैन रावल के साथ नितिन धीमान, जी मीडिया। भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत हाल ही में छात्रों की भाषा शैली और सोशल मीडिया पर रील पर तीखी बातें कही थी, जिसके बाद जेनजी प्रोटेस्ट पर उन पर वार पलटवार भी शुरू हो गया। शुक्रवार को कंगना रनौत एक बार फिर मीडिया के सामने आई और जेनजी को लेकर अपने बयान पर सफाई देती हुई नजर आई हैं। जो शिक्षा हम देते हैं वही शिक्षा हम सबको वही बात बोल रहे हैं, जिससे हमें सफलता मिली है, जिससे हमें समाज में सम्मान मिला है, आज ये ओहदा मिला है, दौलत शोहरत के साथ में इज्जत मिली है, वही बात हम दूसरों के बच्चों के लिए कहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए कोई और रूल्स है और दूसरों के बच्चों के लिए कोई और रूल्स है। अपने घर की बेटियों को, अपने घर के बेटों को हम वही कहते हैं जो सब कैमरा पे कह रहे हैं। और अगर इससे आपको आपत्ति है तो आप करिए जो आपको करना, फिर देखते हैं आप कहाँ पहुँचते हैं जिंदगी में, क्योंकि हमारे लिए जो वर्क किया है हमने वही किया है। हो सकता है किसी और के लिए कुछ वर्क किया है, हम किसी और के एक्सपीरियंसेस तो आपसे शेयर नहीं कर सकते। तो अगर आपको अच्छा लगता है आप लीजिए, अगर नहीं अच्छा लगता है तो फिर आपको जो ठीक लगता है। कभी कहती हैं कि ये जो है देश के ऊपर कलंक है, कभी कहती हैं ये कीड़े मकोड़े हैं, कभी कहती है ये गटर के जो है वो गटर छाप है, गटर प्राणी है। इस तरीके के शब्दावली वो लाती कहाँ से? पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा, क्या उनको कोई स्पेशल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कोई शिक्षा प्राप्त होती है जहाँ पे इस तरीके के जो है पर्यायवाची शब्द का वो प्रयोग करती है, जो शब्द हमें ख्याल में भी नहीं आते, वो उसका इस्तेमाल देश के युवाओं के लिए कर रही है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या हो सकती है? वो एक चुनी हुई प्रतिनिधि है, वो अपने क्षेत्र की बात करे। मंडी संसदीय क्षेत्र में कितना पैसा वो लेकर आई, कितना पैसा उन्होंने दिया, कितनी बार वो वहां के लोगों के साथ खड़ी रही, उसके बारे में बात करनी चाहिए। इतना जो है वो जहर देश के युवाओं के बारे में उगलना, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात और कोई नहीं हो सकता है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकुश जुड़ गए हैं। अंकुश, क्या कुछ जानकारी? कंगना रनौत बार बार जेनजी को लेकर बयान दे रही हैं, विरोधी जो हैं, विपक्ष जो है वो कह रहा है कि कहां से ऐसे शब्द लेकर आती हैं, पूरी सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं, तो ऐसे में जब भी वो कुछ बयान देती है तो हिमाचल प्रदेश में भी इसकी खूब चर्चा होती है, और विशेष तौर पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह कंगना रनौत पर हमलावर नजर आते हैं। वजह यह है कि साल 2024 में दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं, और उस वक्त विक्रमादित्य सिंह को चुनाव में करारी शिकस्त कंगना रनौत ने दी थी। और जब भी कंगना रनौत के इस तरह के कोई बयान सामने आते हैं तो विक्रमादित्य सिंह अक्सर उन पर हमलावर नजर आते हैं। आज विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि जिस तरह की भाषा शैली कंगना रनौत ने जेन जी के लिए इस्तेमाल की है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, और उन्हें तंज कसते हुए कहा है कि कौन सी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कंगना रनौत इस तरह के शब्द सीखती हैं और उन शब्द का इस्तेमाल जेन जी के लिए कर रही हैं, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि कंगना ने इससे पहले ये स्पष्ट किया था कि वो जिस तरह उन्होंने जो बयान दिया था वो उन लोगों के लिए दिया था, और उन विशेष लोगों के लिए दिया था जिन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ गलत तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया था। लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार हिमाचल कांग्रेस के नेता कंगना रनौत पर हमलावर हैं, और आज विक्रमादित्य सिंह ने भी ये पूछा है कि कंगना रनौत को यह बताना चाहिए कि
मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए बीते 2 सालों में उन्होंने क्या कुछ किया है और अब तक वो कितना पैसा यहां पर मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए ला चुकी हैं। विक्रमादित्य सिंह ने यह भी कहा कि वो बतौर लोक निर्माण मंत्री अपने गृह विधानसभा क्षेत्र में 600 करोड़ रुपए के अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। ऐसे में जनप्रतिनिधि होने के नाते इस तरह की बयानबाजियों से बचते हुए उन्हें यह बताना चाहिए कि वो अपने क्षेत्र के लोगों की क्या आवाज उठा रही हैं और उन्होंने अब तक अपने क्षेत्र के लोगों के लिए क्या काम किया है। जी अंकुश, इस बयान के बाद हालांकि पहले भी हमने ये खबर दिखाई थी, जेनजी भी इसको कुछ ज्यादा भाव नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं कि हम कंगना रनौत को सुनते ही नहीं हैं, तो जेनजी पर तो इसका कोई असर ही नहीं हो रहा, तो कंगना रनौत ऐसे बयान क्यों दे रही हैं? देखिए, कंगना रनौत अक्सर इस तरह के बयान देती हुई नजर आती हैं और जिसे आम भाषा में कहा जाता है पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट, वो कंगना रनौत की अक्सर स्टेटमेंट नहीं होती हैं। और ऐसा भी लगता है कि कंगना रनौत जानबूझकर इस तरह की स्टेटमेंट्स अक्सर देती हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह की वो बयानबाजी कर रही हैं, चाहे मीडिया के समक्ष हो या फिर सोशल मीडिया के जरिए, तो वो लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, इन तीनों के अलावा कोई सबसे ज्यादा चर्चा में इन दिनों मीडिया में नजर आ रहा है तो वो कंगना रनौत ही हैं। और यही वजह है कि कंगना रनौत की इस तरह के बयान नजर आते हैं और हिमाचल प्रदेश की राजनीति में भी कंगना रनौत के इन बयानों की खूब चर्चा हो रही है। जी ठीक है अंकुश, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तमाम जानकारी दी। हिमाचल कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत शिमला में आज शिमला ग्रामीण और चौपाल विधानसभा क्षेत्र के 70 से ज्यादा लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। संगठन सृजन अभियान को लेकर लोक निर्माण शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दावा किया कि प्रदेश में अभियान का व्यापक प्रभाव देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी क्षेत्र के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी बताया कि शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में करीब 600 करोड़ रुपए के विकास कार्य चल रहे हैं। पार्टी का संगठन सृजन अभियान है, जिसमें पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार प्रदेश भर में बहुत से पार्टी में हमारे साथी लगातार जो है वो जुड़ रहे हैं और हम भी ये प्रयास करते हैं कि जो भी हमारे युवा साथी हैं उनके साथ एक निरंतर जनसंपर्क हो, उनकी बातों को सुना जाए और जो हमारे युवा के साथ साथ छात्र साथी है प्रदेश और देश के अंदर, उनकी आवाज़ को भी मजबूत किया जाए। तो उसी जो है आज उसी परिक्रम में आज करीबन 70 हमारे साथियों ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है, जिसमें अधिकतर हमारे साथी जो है वो महिलाएं और युवा हमारे निर्वाचन क्षेत्र शिमला ग्रामीण से है, कुछ हमारे साथी चौपाल से भी है। हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत पर्यटक स्थल मनाली में पिछले 3 सालों के दौरान मॉनसून की तबाही की तस्वीरें आज भी लोगों के जहन में ताजा हैं। हालांकि इस साल मनाली शहर को मॉनसून से राहत मिली है, लेकिन मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ऐसा संवेदनशील इलाका है जहां भविष्य का खतरा अब भी बरकरार दिखाई दे रहा है। इस जगह पर फिलहाल अस्थायी मरम्मत के सहारे यातायात चलाया जा रहा है। बारिश के दौरान यहां से गुजरने वाले यात्रियों के मन में हर समय भूस्खलन और हादसे का डर बना रहता है। मॉनसून की दस्तक के साथ ही लगभग 4 महीनों तक हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों में ज़बरदस्त बारिश का दौर जारी रहता है। ऐसे में पिछले 3 सालों में कई सारी ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर तेज़ बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है, भूस्खलन की स्थिति उत्पन्न होती है और उसके बाद कई सारे ऐसे नेशनल हाईवे यातायात के लिए प्रभावित होते हैं। मैं इस वक्त मनाली में मौजूद हूं और मनाली के उस प्रभावित इलाके पर मौजूद हूं जिसकी तस्वीर दिखाना बेहद ज़रूरी है। 2025 में भी हमने इसी इलाके की तस्वीर दिखाई थी, जब नेशनल हाईवे ठीक इसी स्थान से जो ये खाली पड़ा हुआ है यहाँ से गुजरता था, लेकिन उसके बाद जब बाढ़ आई व्यास नदी में, उसने इस पूरे स्थान की स्थिति को बदल दिया और उसकी मौजूदा तस्वीर अब आपके सामने है। अब 2026 है और कहीं ना कहीं 1 साल बीत जाने के बाद भी अब भी यहाँ पर इस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए फ़िलहाल टेम्परेरी इलाज किया गया है और इसका खामियाजा आने वाले दिनों में अगर बाढ़ आती है तो फिर से ये इलाका भुगत सकता है। हालांकि टेम्परेरी तौर पर जो है यहाँ पर ग्रेट वॉल्स का काम शुरू कर दिया गया है ताकि इस लैंडस्लाइड वाले हिस्से को रोका जा सके और कहीं ना कहीं इस
प्रभावित इलाके पर ये टेम्परेरी इलाज जो है आने वाले खतरे की दस्तक दे रहा है। अगर ये इलाका बंद होता है तो महज मनाली को इसकी कनेक्टिविटी का खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा, बल्कि लाहौल स्पीति तक पहुंचने के लिए इकलौता ये नेशनल हाईवे पूरी तरीके से बंद हो सकता है। इसके साथ ही यूटी लद्दाख तक पहुंचने की कनेक्टिविटी भी पूरी तरीके से प्रभावित हो सकती है। फिलहाल राहत की बात यह है कि इस बार की मानसून में हो रही बारिश के बाद ब्यास नदी में इतनी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है, जिसके बाद यहाँ से राहत की तस्वीरें देखने को मिल रही। लेकिन अब भी मानसून के 2 महीने बरसातों के बचे। अगर उस दौरान भविष्य में किसी भी तरीके की फ्लैश फ्लड की स्थिति या ऊंचे पहाड़ों पर बादल फटने की स्थिति उत्पन्न होती है तो ये इलाका पूरी तरीके से अब भी खतरे की जद में। संदीप सिंह, जी मीडिया मनाली, हिमाचल प्रदेश। तो ये वाला स्पॉट क्यों इतना वनरेबल है? अगर इस स्पॉट पे कल दोबारा फिर बाढ़ आई और जैसे पिछले साल हाल हुए थे, अगर ये अफेक्टेड होता है तो उसका प्रभाव कहाँ तक पड़ेगा? देखिए, ये 94-95 की फ्लड के टाइम में भी ये रास्ता टूट गया था और हम लोगों को जंगल से चढ़कर एम्बेसडर रिजॉर्ट होता था, जो कि अब मनु वाले है, वहाँ से उतरकर फिर आगे सभी को वहीं से जाना पड़ता था। तो पहले भी कई बार ये स्पॉट इस तरह टूट चुका है और अभी जब 4 लेन का काम हुआ था तब ये हमने सोचा था अब शायद इसका परमानेंट हो गया है, बट स्टिल अगेन आप देख सकते हैं कि इसकी जो हालत है। आपको क्या लगता है कि जो ये वाला स्पॉट है, जब बारिशें होती हैं, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है, तो क्यों इतना खतरनाक बन जाता है? देखो सर, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हो चुका है और ये मिट्टी बहुत कच्ची है, लूज़ है। जैसे हल्की सी बारिश होती है तो ऊपर से पत्थर गिरना शुरू हो जाते हैं और जब ये बारिश का मौसम आजकल खासकर बहुत मुश्किल होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अब मेरा सरकार से यही है कि इस जो ये पोर्शन है, खासकर सबसे डेंजर जोन यही है मेरे हिसाब से, मनाली के आसपास, इसको थोड़ा सा परमानेंट सॉल्यूशन करना चाहिए। बिल्कुल, इसका परमानेंट सॉल्यूशन करके ताकि लोगों को थोड़ा सा मतलब इसमें रिस्क कम हो, नहीं तो फिर कभी भी कुछ भी हो सकता है। छोटे छोटे पत्थर भी मतलब इंसान के लिए बहुत ज़्यादा है।